जय हिंद। जुपिटर क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के बारे में जो अगला टॉपिक है उसको देखेंगे। आज जो है हमारा फिजिक्स का छठा क्लास है, तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है स्थिर वैद्युत आवेश। स्थिर वैद्युत आवेश एवं गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। देखिए, ये जो स्थिर वैद्युत बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, कल भी इसके बारे में थोड़े से चर्चा किए थे, लेकिन आज देख लेते हैं अच्छा से। स्थिर वैद्युत जो बल है इसको कूलॉम बल भी कहते हैं, इसको कूलॉम बल भी कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्थिर वैद्युत जो बल होता है यानी कूलॉम बल जो होता है, यह दो आवेशों पर लागू होता है और यह दो द्रव्यमान पर लागू होता है। सबसे पहला बात है कि ये वाला है कि F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये वाला होता है F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो F है, दोनों F के जैसा हो गया, तो ये वैद्युत बल है तो वैद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहेंगे Fe, और ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल है तो इसको कहेंगे G, Fg। तो फर्स्ट बात यहाँ पर देखेंगे, दोनों को तुलना कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो बात होगा वह हमारा यह होगा कि दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के जो नीचे है, हर में है, वह क्या है, आर स्क्वायर है। यानी कि दो आवेश कहिए Q1 Q2 या दो द्रव्यमान कहिए M1 M2, इनके अगर बीच की दूरी बराबर हो, R हो, कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी R हो, तो इन दोनों में देखेंगे कि जो वैद्युत स्थिर वैद्युत बल जो होता है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो नीचे होता है व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और जो भिन्न में ऊपर होगा उसको समानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो दूरी है उसमें लगने वाला, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी उनके बीच के दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी जो r है, अब वर्ग माने स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला ये है कि दोनों बल का जो मान होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि Fe जो होता है वह 1/r² के समानुपाती होता है। 1/r² समानुपाती बोल सकते हैं, या Fe जो होता है यानी कि स्थिर वैद्युत बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी हो जाएगा Fg बराबर, Fg क्या हो जाएगा 1/r², ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक तुलना ये हो गया कि दोनों जो बल होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी जो होती है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये वाला बल, और इसमें जो द्रव्यमान वाला है यह भी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा का बात यह है कि जो Fe बल होता है वह Fg से, यानी कि जो कूलॉम बल है या स्थिर वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी कि Fe जो बल है वह Fg की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि Fe जो है वह अधिक क्या होता है, शक्तिशाली होता है। तीसरा का, यदि दो इलेक्ट्रॉन हो
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो और उनके बीच की दूरी r हो। इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास द्रव्यमान भी होगा, तो द्रव्यमान है, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान सेम होगा। दोनों आवेश जो है इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान होगी। तो इनके बीच में लगने वाला Fe और इनके बीच में लगने वाला Fg, इन दोनों बल में से कौन सा बल सबसे ज्यादा मजबूत होगा? इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा? तो सीधा बात है कि यहीं पर बता दिया गया है कि Fe ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो ये तो ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन इससे कितना गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा? तो अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच पूछा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना शक्तिशाली होगा, तो 10 के पावर बताएंगे 43, 10 के पावर 43 गुना शक्तिशाली। ठीक है। और यहीं अगर प्रोटॉन होता, दो प्रोटॉन की बात कर लेते, PROTON, प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच में अगर Fe या Fg लगेगा तो इनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? ऑब्वियसली कौन सा होगा? Fe होगा। लेकिन कितना गुना अधिक शक्तिशाली होगा? तो 10 के पावर 36 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। आई बात समझ में? तो ये जो तुलना की है हम स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच, वह पहला ये है कि दोनों के बीच में जो दूरी होता है, दो आवेश कहिए या दो द्रव्यमान कहिए, उनके बीच लगने वाला क्रमशः स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा ये है कि इन दोनों में से सबसे अधिक बल कौन सा है और शक्तिशाली बल कौन सा है? तो स्थिर वैद्युत बल है। और जो तीसरा में दो है पॉइंट कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है? तो 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। और यही देखेंगे कि दो प्रोटॉनों के बीच में कितना होता है? तो 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और की चर्चा कर देंगे हम। इसमें स्थिर वैद्युत बल में आवेश आ रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध जो है द्रव्यमान से है। तो यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं कि आवेश और द्रव्यमान की भी तुलना कर लेते हैं। सिंपल आवेश और द्रव्यमान, इसमें कोई बल नहीं, मतलब सिंपल आवेश जो है, द्रव्यमान जो है, इसमें किस टाइप की तुलना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि आवेश जो है अदिश राशि है और ये भी अदिश राशि है, सिंपल बात है। दूसरा बात है कि आवेश का जो मान होता है, हमारा टॉपिक ये वाला जो है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर नहीं है बल्कि तुलना है। तुलना का मतलब भी अंतरहीन होता है, लेकिन कभी कभी देखेंगे कि समान आएगा तो उसको हम लोग पॉइंट वाइज याद करेंगे। आवेश अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। आवेश जो होता है उनका जो निकाय है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों हो सकता है। और जो ये वाला होता है द्रव्यमान जो होगा वह केवल क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। जब आवेश को गति में लाया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु पर आवेश दिया गया है उसको गति में लाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आवेश का मान चाल या वेग पर निर्भर नहीं करता है। जबकि द्रव्यमान जो है उसका मान चाल या वेग पर निर्भर करता है। आगे पढ़ेंगे इसको, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाल या वेग पर निर्भर नहीं करता है आवेश का मान,
जबकि द्रव्यमान का मान चाल या वेग पर निर्भर करता है। चौथा बात ये याद रखेंगे कि दो आवेश के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगता है, ये वाला, वह प्रतिकर्षणात्मक या आकर्षणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकता है। आवेश के बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह प्रतिकर्षणात्मक एवं आकर्षणात्मक हो सकता है, जबकि दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला जो बल है वह हमेशा ही क्या होगा, आकर्षणात्मक होगा। यानी कि दो जो द्रव्यमान होंगे, पिंड होंगे, वह हमेशा ही एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि आवेश जो होते हैं इनमें क्या होता है कि यह हमेशा ही मतलब दोनों हो सकता है, प्रतिकर्षणात्मक हो सकता है और आकर्षणात्मक हो सकता है। तो इतना जो बात है इसको ध्यान में रखेंगे। एक और है इसमें पॉइंट, पांचवा भी याद कर सकते हैं। वह है कि आवेश और द्रव्यमान, यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और द्रव्यमान के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यह दोनों ही केंद्रीय बल एवं संरक्षी बल है। यह भी केंद्रीय बल एवं संरक्षी बल है। एक और इसमें तब लिखिए लेते हैं, एक और भी समझ लीजिए कि जो केंद्रीय बल, संरक्षी बल दोनों है, आवेश एवं द्रव्यमान, इनके बीच में लगने वाला बल और इनके बीच में लगने वाला बल। लेकिन आवेश हमेशा क्या रहता है, लास्ट पॉइंट है 6, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, जबकि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान असंरक्षित रहता है। द्रव्यमान असंरक्षित रहता है। आवेश जो 6वां पॉइंट है वह है आवेश हमेशा संरक्षित रहता है और जो द्रव्यमान है असंरक्षित रहता है। असंरक्षित कहने का मतलब जो है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। जो द्रव्यमान है उसको एनर्जी में, और जो एनर्जी है उसको द्रव्यमान में बदला जा सकता है। एक लास्ट पॉइंट है, इसे ही बता देते हैं कि जो आवेश होता है वह क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत। क्वांटाइजेशन पढ़ा है, क्वांटमीकरण। और जो द्रव्यमान होता है वह क्वांटीकृत नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि आवेश जो ट्रांसफर होता है तो वह एक न्यूनतम परिमाण के रूप में ट्रांसफर होता है। बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ट्रांसफर होता है, आधा, 3.5, 2.5 सब नहीं होता है। जबकि जो द्रव्यमान होता है इसमें इस तरह का कोई भी नहीं है, कोई भी कारक इस तरह का नहीं है। द्रव्यमान जो बदलता है ऊर्जा में, छोटा से छोटा भाग भी बदल सकता है और बड़ा से बड़ा कैसे भी बदल सकता है। तो ठीक है, इतना आई होप कि इतना आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आवेश वितरण सतत, या फिर कह सकते हैं आवेश का वितरण। वितरण मतलब हम लोग समझते हैं बंटवारा होता है, बंटना। सतत का मतलब लगातार होता है।
तो सिंपल है, इसको देखते हैं। जब किसी आवेश जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु हो गया आपका बॉडी, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर एक जगह न होकर के उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित का मतलब वही बांटना, फैल जाना। जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेश के इस वितरण को ही क्या कहते हैं? आवेश का जो ये वाला घटना है उसी को आवेश वितरण सतत कहते हैं। या सिंपल 2 लाइन में समझते हैं। किसी वस्तु पर दिए गए आवेश का उस पर समान रूप से फैल जाना आवेश वितरण सतत कहलाता है। फिर से एक बार, किसी वस्तु पर दिए गए आवेश का समान रूप से वितरित हो जाना या फैल जाना आवेश वितरण सतत कहलाता है, या फिर आवेश का सतत वितरण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आवेश का जो वितरण है। जैसे यहाँ पर इस बॉडी को चार्ज दिया गया, तो कुछ समय के बाद जो है, अगर इसमें से चार्ज देने का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया गया, इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो ये समान रूप से ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा ऐसे करके। तो इसी को कहते हैं आवेश का वितरण सतत। ठीक है, अब देखेंगे इसमें। अच्छा, एक तो बात भूलिएगा नहीं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो वहां पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो वह बॉडी जो है ना, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वह प्लस चार्ज हो जाता है। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अगर कोई वस्तु माइनस है, ऐसे करके उस पर है, दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर प्रोटॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी। जितना इस बॉडी में पहले प्रोटॉन था वह अभी भी उतना ही है। इस बॉडी में पहले जितना प्रोटॉन था वह उतना ही है। बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन, इसमें घट गया है इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आवेश का जो वितरण होता है, वह एक विमीय रूप में भी हो सकता है। एक विमीय समझते हैं, एक विमीय ये हो गया, और द्विविमीय भी हो सकता है और त्रिविमीय भी हो सकता है। एक विमीय ये हो गया, सिंपल सारा लाइन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, एक विमीय है। द्विविमीय ऐसे हो गया बॉडी का, ऐसे इस टाइप। त्रिविमीय में क्या हो जाएगा? अगर हम इसको अपना मान लेते हैं, एक ये वाला x और ये y, तो एक ऐसे हो जाएगा z, ऐसे करके। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो आवेश का वितरण जो होता है वह तीनों डायमेंशन में होता है। तीनों डायमेंशन कहने का मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में एक लाइन के जैसा होता है आकृति बॉडी का, और 2 डायमेंशन में जो होता है उसका पृष्ठ दिखता है, सतह, और 3 डायमेंशन में वह कितना जगह जो है घिरा हुआ है वह दिखता है। ये अच्छा, उसके बारे में जानकारी मिलती है, वो 3 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन, अब इसको का 1D 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब विमीय, त्रिविमीय, द्विविमीय, एक विमीय। तो एक विमीय जो है और द्विविमीय है और त्रिविमीय है, इसमें आवेश का वितरण होता है। इसको कहते हैं एक विमीय वितरण, आवेश का एक विमीय वितरण, आवेश का द्विविमीय वितरण, आवेश का त्रिविमीय वितरण। ठीक है, अब समझते हैं पहला, आवेश का
एक विमीय वितरण, आवेश का एक विमीय वितरण, एकदम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान। जब आवेश जो होता है किसी वस्तु पर एक रेखा में फैल जाता है, एक लाइन में हो जाता है, एक सीधी रेखा में दिया जाता है किसी वस्तु पर आवेश और वह एक लाइन में फैल जाता है, तो उसको कहते हैं आवेश का रेखीय वितरण। क्या कहते हैं? रेखीय वितरण। और इसको कहते हैं पृष्ठीय वितरण, और इसको कहते हैं आयतन वितरण। आयतन वितरण देखेंगे, 1D में रेखीय आता है, 2D में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 3D में जो है वह आयतन वितरण आता है। तो जो रेखा पर अगर आवेश दिया गया बॉडी पर और वह एक लाइन में फैल गया, समान रूप से बट गया, फैल गया सतह पर, एक लाइन में, सतह तो नहीं बोल सकते हैं, एक सीधी लाइन में फैल गया, तो उस प्रकार के आवेश वितरण को क्या बोलते हैं? तो आवेश का रेखीय वितरण कहते हैं। अगर मान लें कि इस जो जितना दूर में यह फैला हुआ है उसकी लंबाई L है और इस पर पूरा जो चार्ज है वह Q है, ठीक है, तो इसका घनत्व क्या होगा? रेखीय वितरण घनत्व। रेखीय वितरण घनत्व किसका? आवेश का। आवेश का रेखीय वितरण घनत्व। तो जो Q आवेश पूरा तरह से बटा हुआ है L लंबाई पर, इसको हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे अगर भागों में बांट देते हैं, एकांक लंबाई के रूप में इसको बांट दिया जाता है। तो इस छोटे से भाग में, इस छोटे से लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है पूरा Q है, बराबर बराबर लंबाई में इसको बांट दिया गया, जिसको एकांक लंबाई बोलेंगे। अगर ये देखेंगे सबसे छोटा पार्ट जो है उस पर आवेश की मात्रा कितना हो जाएगी? dq। इस पर भी dq, इसमें भी dq, इसमें भी dq, सबको ऐड करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। और जो ये n लंबाई है तो ये सबसे छोटा भाग हो गया, इसको कहेंगे dA। तो जो रेखीय वितरण घनत्व जो होगा, आवेश का रेखीय वितरण घनत्व, उसको सूचित किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा लिखा जाता है, लैम्डा हम लोग बोल देते हैं लेकिन होता है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर ये हो जाएगा, आवेश ये जो dq है वह कितना लंबाई पर है? तो dl लंबाई पर है, तो dq बटा dl हो जाएगा। अगर पूरा तरीका से देखेंगे कि यहाँ पर छोटा लंबाई में आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, तो यहां से निकाल सकते हैं dq बराबर लेम्डा गुना dl, लेम्डा गुना dl, यानी कि आवेश की जो मात्रा हो जाएगा यहाँ पर घनत्व गुना क्या हो जाएगा? जिस इकाई पर हम लोग आवेश निकाल रहे हैं उसका लंबाई। यहाँ पर SI यूनिट की बात कर लेंगे। SI यूनिट आसान है, आवेश का रेखीय वितरण घनत्व का SI यूनिट क्या होगा? घनत्व का, तो आवेश का कूलम होता है और ये एक तरह का लंबाई है, छोटा लंबाई बड़ा लंबाई कुछ भी हो, मीटर, तो कूलम प्रति मीटर होगा, कूलम प्रति मीटर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है आवेश का पृष्ठीय वितरण घनत्व। आवेश का पृष्ठीय वितरण घनत्व, इसको अपने से लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब आवेश जो है, जब आवेश एक लाइन में, जब आवेश किसी वस्तु पर, या ऐसे बोलेंगे कि जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है और वह एक तार के रूप में या एक सीधी रेखा के रूप में उस पर समान रूप से बट जाता है, तो उसे रेखीय वितरण घनत्व कहते हैं, तो उसे आवेश का रेखीय वितरण कहते हैं। रेखीय वितरण
जो हो गया उसका घनत्व कितना होता है, तो लेमडा बराबर dq बटा dl। और आवेश का मान कितना हो जाएगा, तो dq बराबर लेमडा गुना dl हो जाएगा। डी हटा भी सकते हैं तो पूरा का घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय वितरण घनत्व क्या है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व वितरण ये है कि जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाए और वह उसके सतह पर समान रूप से बैठ जाए। यहाँ पर प्लस देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया है। अगर समान रूप से फैल जाता है सतह पर सरफेस एस होता है। टोटल मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस है, सतह है, ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, एरिया सतह भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल। तो ये जो पृष्ठ है आवेश का पृष्ठीय वितरण घनत्व, तो इस पर अगर इसको छोटे छोटे पृष्ठ के रूप में ही बांटेंगे, अगर इसको छोटे छोटे पृष्ठ के रूप में ही बांटेंगे, इकाई पृष्ठ के रूप में ऐसे बांटा जाए, तो कहीं ना कहीं इस पे आवेश रहेगा, इतना इकाई पृष्ठ पर आवेश रहेगा। और ये जो पूरा पृष्ठ है इसको एकदम बराबर अनेक छोटे छोटे पृष्ठों में बांटे हैं, एकांक पृष्ठों में बांटे हैं, तो इसका भी सरफेस होगा कुछ ना कुछ, और इसको हम लोग ds मानेंगे, ds। और ये जो हमारा इस पर आवेश होगा, अगर पूरा आवेश सतह पर फैला हुआ q है, तो यहाँ पर छोटा भाग उसका होगा, तो उसको कहेंगे dq। आवेश का पृष्ठीय वितरण घनत्व जो होगा उसको सूचित करते हैं सिग्मा से, और ये हो जाएगा dq बटा में ds। कितना हो जाएगा, dq बटा में ds। जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है, तो उसे आवेश का पृष्ठीय वितरण कहते हैं। और एकांक पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे आवेश का पृष्ठीय वितरण घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और इसके अगर SI यूनिट का बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा कूलॉम। जो क्षेत्रफल है उसमें दो बीमा काम करता है, एक इस टाइप का दिख रहा होगा और एक इस टाइप का दिख रहा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल आता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। उसी प्रकार से तीसरा भी है, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन वितरण घनत्व। ठीक है, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, तो उसे आवेश का आयतन वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश उसके पूरे आयतन में, यानी कि उसके पृष्ठ से लेकर के उसके जितना स्थान है उसमें अगर समान रूप से फैल जाता है, तो उसे आवेश का आयतन वितरण कहते हैं। आवेश के आयतन वितरण को हम लोग सूचित करते हैं किससे, रो से। इसको कहेंगे सिग्मा, इसको कहेंगे लैम्डा, और इसको कहेंगे रो। ना ई है ना पी है, ई रो है, तो रो बराबर हो जाएगा। अगर इसको सबसे छोटा छोटा इकाई में बांटेंगे तो फिर इसमें ऐसा दिखेगा, और इस पर आवेश की मात्रा कुछ ना कुछ होगा। अगर इसके आयतन पूरा जो है इसको भी मान लेते हैं, तो इसके छोटे छोटे इसी के जैसा सेम छोटे छोटे इकाई में अगर इसको बांटेंगे तो उसके आयतन को डी भी मानेंगे, क्योंकि छोटा इकाई है। और उसके जैसा इसमें जितना भी होगा उस सबको अगर ऐड कर देंगे तो फिर हमारा ये बड़ा वाला बॉडी बन जाएगा और वॉल्यूम इतना ही आ जाएगा। तो अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं तो उसको डी भी कहेंगे, यानी कि एकांक आयतन। और ये वाला इसमें जो आवेश, अगर कुल आवेश की मात्रा क्यू हो
तो इसमें जो आवेश होगा उसको डी क्यू मानेंगे, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो रो बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा में डी वी। और इसका ये सही मात्रक अगर पूछेंगे, ये सही मात्रक की अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। यहां से जैसे इसमें डी क्यू बराबर लिखे है लेमडा गुना डी एल, इसमें जो है इसमें सिग्मा बराबर हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा गुना डी एस। और इसमें जो है डी क्यू बराबर हो जाएगा, यानी कि एकांक आयतन में आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगा तो रो गुना डी वी। रो क्या है तो घनत्व है उसका। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर लिए थे लाइन के रूप में, तो यहां पर जितना लंबाई होगा उसको कर देंगे। पृष्ठ अगर ये वर्गाकार रूप में है तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर इसका स्क्वायर निकाल के रख सकते हैं, डी क्यू बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। या अगर आयत के रूप में है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल की जगह पर। और आयतन अगर क्यूब के रूप में है तो डीवी के जगह पर हो जाएगा ए क्यूब। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये एक रेखा के रूप में है, अगर यह एक पृष्ठ जो है वह एक वृत्त के रूप में है और आयतन एक गोला के रूप में है, तो इसका जो घनत्व की बात कर लेते हैं तीनों का। अगर रेखीय वितरण है, वृत्त है और आयतन वितरण में, पृष्ठीय वितरण में अगर हम वृत्त लेते हैं, वृत्त का पृष्ठ लेते हैं, और आयतन वितरण में हम अगर एक गोला लेते हैं तो सिग्मा बराबर इसमें हो जाएगा क्यू बटा में एल, और इसमें सिग्मा का है लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू बटा एल, यानी कि आवेश की कुल मात्रा बटा में लंबाई। और पृष्ठीय वितरण में क्या लेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू आवेश की कुल मात्रा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी त्रिज्या आर हो तो। अगर इसकी त्रिज्या आर हो तो इसमें हो जाएगा सिग्मा रो बराबर क्यू क्या है तो कुल आवेश की मात्रा पूरा वॉल्यूम पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर की, क्योंकि गोला का आयतन इतना ही होता है। तो चलिए इतना आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और हम इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे या फिर अगले वीडियो में दे देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।